साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है विजन आईएएस के पीटी 365 राज व्यवस्था को कवर करेंगे और इसके पहले सेक्शन जो कि संविधान से संबंधित मुद्दों के बारे में है और इसमें संविधान संबंधित मुद्दों में आपके मूल ढांचे का सिद्धांत, जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता मूल ढांचा है, इसके बारे में अनुच्छेद 370 का निरसन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, व्यक्तित्व अधिकार, हेट स्पीच, उपासना स्थल अधिनियम और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों को यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय 1973 के जो कि 1973 का था, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं वर्ष 2023 में। गौरतलब है कि इस बात से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो जो मूल ढांचे का सिद्धांत है कहां से आता है? आपका केशवानंद भारती केस से आता है। यदि हम लोग केशवानंद भारती वाद 1973 के बारे में बात करें तो यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस वाद से जुड़े जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे? पहला, मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया था कि संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त साथ ही यह निर्णय दिया गया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों, मूल अधिकारों सहित में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। इससे पहले केशवानंद भारतीवाद से पहले 1967 का गोलकनाथवाद था। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोलकनाथवाद में कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो गोलकनाथवाद में क्या आता है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, जबकि केशवानंद भारतीवाद में क्या आता है कि पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, परंतु ध्यान क्या रखना है कि वो जो मूल सिद्धांत है उसमें परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की बात होती है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। अन्य निर्णय क्या थे इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देश्य का जो प्रेम्बल है या प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रेम्बल में एक बार संशोधन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का जो विकास क्रम है उसको एक बार यहाँ पर देख लें। तो देखिए ये प्रारंभ होता है आपका A.K. गोपालन वाद 1950 से, फिर ये चलता है 1951 में शंकरी प्रसाद वाद और फिर 1965 में सज्जन सिंह वाद। ठीक है, इन तीनों वादों में 1950 लेके 1965 तक में इसमें कहा गया, इन तीनों वादों में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर 1967 में आपका आता है गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद आता है, यहां पर क्या कहा गया कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है। गोलकनाथवाद में कहा जाता है संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जो गोलकनाथवाद था इसके दो जो मेन पॉइंट थे, पहला कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है, दूसरा संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर 1971 का वाद आता है। 1971 के बाद में
कहा जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हैं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर आपका इसी 1971 में दो संशोधन होते हैं, एक 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और दूसरा है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। वहीं 25वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो बातें कही गई, तीन बातें कही गई। पहला, धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। दूसरा, धारा 3 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। ठीक है। और अनुच्छेद 39B और 39C के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त किया गया। अब फिर 1973 में आपका केशवानंद भारती वाद आता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है कि मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में, कि मूल ढांचे के सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, तो देखिए ये महत्व क्या है, कहां कहां इस्तेमाल होता है। यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो संशोधन कर सके, ठीक है, जो असीमित शक्ति नहीं प्रदान करती है, उसमें कंट्रोल लाती है। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। जीवंत कब रहेगा, जब उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहे। साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। तीसरा, इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। चौथा, यह सुनिश्चित करता है, जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमजोर ना हो। पांचवा, यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे सिद्धांतों को देख लेते हैं जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है। देखिए, मूल ढांचे को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, कि इसमें क्या शामिल होगा क्या नहीं। कुछ उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं जो शामिल किए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि। ये सभी के सभी क्या हैं, वो मूल ढांचे के तहत आते हैं। अब बात कर लेते हैं जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। जिला न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। देखिए सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अन्य फैक्ट क्या है, कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें शामिल है, जिला न्यायालय जो है वो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखनी चाहिए। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता, एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिला न्यायालय या सत्र न्यायालयों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको डायग्राम बनाया गया है,
देखिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, उसके अंडर में जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल या दीवानी मामले होते हैं, दूसरा क्रिमिनल या फौजदारी मामले वाले न्यायालय होते हैं। जो सिविल या दीवानी मामले हैं, इसके तहत दो और ढांचे आते हैं, ठीक है। तो इसमें है अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट। वहीं क्रिमिनल या फौजदारी मामलों वाले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत है और फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत है। यहां पर हम लोग जिला न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायाधीश जो होता है, जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है जिला न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। जो अधीनस्थ न्यायपालिका है, इनका जो संगठनात्मक ढांचा होता है, अधिकारिता क्या होगी और नामकरण क्या होगा, इन्हें किस नाम से बुलाया जाएगा, वो राज्य निर्धारित करती है। इस कारण से जिला न्यायाधीशों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। जिला न्यायालय यहाँ पे बताया गया है, देखिए सिविल या दीवानी मामले के अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट, क्रिमिनल या फौजदारी मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, ये त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन या पोस्टिंग और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करता है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 370 के निरसन के बारे में, ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। मतलब सही कहा है कि सही फैसला है। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया था। अन्य संबंधित फैक्ट क्या है, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जो हैं वो बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्रशासित प्रदेश बना सकती है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर या किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में मिला करके एक नया राज्य बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 की स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अनुच्छेद 3A में जो प्रयुक्त शब्द राज्य है उसमें केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SR मुंबई मामले पर दिए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। अब थोड़ा सा हम लोग 370 को थोड़ा समझ लेते हैं, ऐतिहासिक जो परिदृश्य है उसको समझ लेते हैं। विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इसके द्वारा ही जम्मू कश्मीर का जो है भारत में विलय किया गया था। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस विलय कब किया था, याद रखिए अक्टूबर 1947, कई बार क्रम लगाने को पूछता है। इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान किए गए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया। भाग 21 का शीर्षक क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 370 क्या कहता है, अनुच्छेद 370 ये कहता था कि रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार, 4 चीजें, रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A क्या कहता है, जो कि इसी के संबंध में है। यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों
तथा उनके विशेष अधिकारों उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का इसमें प्रावधान किया गया था। जो अनुच्छेद 3 है, जिसके तहत किसी राज्य के भाग को या दो राज्यों के कुछ भागों को मिला करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, वो आपका अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 का यह क्या कहता है? यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूद राज्य के राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो जो जम्मू कश्मीर का दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया या बंटवारा किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के सदन में पेश किया जाएगा। तो पहले संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है। यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए, परंतु उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखिए सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीटीडी संशोधन अधिनियम या संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब यह अधिनियम बन गया। पहले क्या होता है? बिल होता है, फिर वो एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। तो यहां पर हम लोग एनसीटीडी संशोधन अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, पहली चीज राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA। इस अधिनियम में NCCSA राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर दिल्ली के LG को, जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, को सिफारिशें करना। NCCSA के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही लिए जाएंगे। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ये इसमें कहा गया है कि प्रधान गृह सचिव और गृह सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। अब ये जो इसका ढांचा संरचना जो है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA की स्ट्रक्चर क्या है? इसका अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। सदस्य सचिव कौन होंगे? दिल्ली सरकार का प्रधान सचिव जो होता है सदस्य, वो सदस्य सचिव होगा। दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। सदस्य कौन होंगे? दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव, ये भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। तो कुल कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। अब इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। मतलब यदि मुख्य सचिव और आपका प्रधान गृह सचिव दोनों एक तरफ हो जाएं और एक तरफ आपके मुख्यमंत्री हो जाएं तो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनका एक ही वोट होगा और इन दोनों के पास 2 वोट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। LG की शक्तियां इसमें क्या बताई गई हैं? ऐसे मामले जिनमें LG पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है वो क्या है? ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं, वहां ये अपने विवेक का कार्य कर सकता है, किंतु उन्हें LG को सौंपा गया है। या ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, वो अपने विवेक से कार्य कर सकता है। इस अधिनियम के माध्यम से LG को प्रमुखता दी गई है। यह कानून LG के विशेषाधिकारों का विस्तार करता है। इसके तहत NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है वह, या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। LG और NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में LG का निर्णय अंतिम होगा। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान। देखिए कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को LG की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। किससे? पहला, दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध के मामले, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान या विघटन, तथा ऐसे मामले जिन पर LG को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। ये इस पे यदि कोई निर्णय लेना है तो पहले LG के समक्ष इन चीजों को लाना होगा। कुल मिलाकर के इसमें मेन रोल जो है LG का ही बना दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT
दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका वर्गीकरण कब होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है, 239 के तहत किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है, इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का अर्थात संसदीय प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। दूसरा, विशेष दर्जा। एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया। तो ये कब किया गया? 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 आता है उसके बाद इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 डबल ए को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उपराज्यपाल या एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियां क्या हैं? दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, तीन चीजों को, पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। जीएनसीटीडी अधिनियम, इसका पूरा जो नाम है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिल्ली सरकार के प्रशासन का जो विकास क्रम है उसको देख लें। 1951 में इसे भाग सी का राज्य बनाया गया। फिर 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया, 1952 में ही। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा आ जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का संसदीय प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन और जीएनसीटीडी अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 पारित किया गया। फिर आपका 2021 में जीएनसीटीडी अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और क्यों सुर्खियों में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन को निवारक निरोध हिंदी में कहते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। मतलब जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो भविष्य में खतरा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो उसे खतरा उत्पन्न करने के पहले उसको क्या कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन अर्थात गिरफ्तार किया जाता है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है, उसमें कोई मुकदमा नहीं होता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। जो 22(1) और 22(2) है, इसके तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 22(1) और 22(2) ऐसा कहा गया है 22(3) में। संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए, इसके लिए भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। इस तरीके का
निम्नलिखित कुछ कानून है जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में किया गया है। अब यहां देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 से ये क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखना डिटेन नहीं किया, सॉरी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता, या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 22(1) में है। वहीं 22(2) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22(3) कहता है कि उपयुक्त दो खंड मतलब 22(1) और 22(2) में जो कहा गया है उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक हो या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। अनुच्छेद 22(4) कहता है किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड या यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(7) कहता है 22(7) भी कहता है किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, यदि बढ़ा दे वो अवधि। दूसरा, परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व अधिकार पर्सनालिटी राइट्स के बारे में कि ये क्या है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया। व्यक्तित्व अधिकार क्या है? देखिए, व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार में नाम, आवाज, हस्ताक्षर और छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार के बारे में क्या है? देश में व्यक्तित्व अधिकार या उनके संरक्षण या उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार में 2 प्रकार के अधिकार शामिल है। पहला, पब्लिसिटी का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार में क्या है? यह किसी व्यक्ति की छवि या अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार संबंधित है। यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा शासित होता है। वहीं दूसरा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शासित होता है। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार क्या है? देखिए, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, ये जो कानून है, ये कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिशमनों के तहत व्यक्तिगत अधिकार, देखिए, वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण समेत कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिशमन या संधि नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, व्यक्तिगत अधिकार संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वहीं अनुच्छेद 300A ये संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच के बारे में बात कर लें तो देखिए, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
हेट स्पीच है क्या, पहले ये समझते हैं। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच को अव्यक्त के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र के माध्यम से, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इनके माध्यम से इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है और किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ घृणा को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले जो कानून है वो क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान का अनुच्छेद 19(2) ये कहता है कि सभी नागरिकों को वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसकी धारा 196(1), भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) कहता है कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, ये जो 5 इत्यादि हैं, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है। धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड को परिभाषित करती है। धारा 353(1) और 53(2) विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाली किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये क्या कहता है? अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। धारा 123(3)(a) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 धारा 3G धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों को विधिक या विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। अब थोड़ा सा हेट स्पीच संबंधी जो न्यायिक निर्णय उनको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। पहला है प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभाव पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दे दिया था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है। अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020 इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असमंजस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया। अब हम लोग बात करते हैं उपासना स्थल अधिनियम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। देखिए चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता है। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में बात करें। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही होगा या वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसे किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के उस रूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु इस अधिनियम पे कुछ अपवाद भी हैं। क्या है? अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी, तो जो अयोध्या का मामला था वो इस अधिनियम के तहत नहीं था। इसके अलावा यह अधिनियम जो है प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल
और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता है। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो वहां लागू नहीं होगा। वे मामले भी इसमें शामिल नहीं है जो पहले ही निपट चुके या सुलझ गए हैं। ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 6 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अब कुछ सुर्खियों को थोड़ा देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची क्यों चर्चा में है, तो देखिए, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा, कौन सी भाषा, कुई भाषा कहां की, उड़ीसा की, कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें, इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी और बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जो पहले 14 थी, अब आपकी 8 भाषाएं और जुड़ी हैं। ये 8 भाषाएं विभिन्न समय में जुड़ी हैं। देखिए, जैसे सिंधी भाषा को 1967 में और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। तो इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया और कुल 22 भाषाएं वर्तमान में इसमें शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या लाभ प्राप्त होता है। पहला, भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है। दूसरा, साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है, साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक रूप से अनुवाद किया जाता है। तीसरा, राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। और आपका 5वां है, आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल किया जाता है। अगला है संविधान की 9वीं अनुसूची। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन किया जा सकता है, परंतु उसके पहले वालों का नहीं। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। अगला है चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(3) में निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है, आपराधिक कार्रवाई तक। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के तहत पूछताछ की जा रही हो और उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं होता है। नंदिनी सतपथी बनाम बी.एल. दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, तो चुप रहने का अधिकार 20(3) में है, ये याद रखिएगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य है संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन से। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं हो। यह नकारात्मक भेदभाव है। आंध्र प्रदेश 2019 में वहां भी लागू है। तो आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून बनाए गए हैं या बनाए थे। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य है सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात से। देखिए,
इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था, जो अफर्मेटिव एक्शन है। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था या बढ़ाया जाता है। भारत में जो आरक्षण है वो अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। यह अफर्मेटिव एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। अगला है रंगनाथ मिश्रा आयोग। रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में बात करें तो देखिए, इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। रंगनाथ मिश्रा आयोग को, इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों को रेखांकित करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट 2007 में आती है और यह सिफारिश की गई इसमें कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए। अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए। साथ ही इसे अनुसूचित जनजातियों के लिए धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 संविधान के भाग 18, जिसमें संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। संविधान के भाग 18 में निहित आपातकाल संबंधी प्रावधानों का एक हिस्सा है 355। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, महत्वपूर्ण है। यह अधिकार NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।